तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा कि अगर हम कोई भी दो संख्या या तीन संख्या जिनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो उसके लिए हमें उसको पहले सार्व गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, और सार्व गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड आएगा सार्व गुणनखंड, वो कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया कि आपने क्या बताया। तो देखो, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास है 24 और 28। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे हमारे पास? 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 3 अठे 24, 4 छिका 24, 6 चौके 24। यानी कि इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इसी तरह से इसके निकालेंगे तो 1 आएगा, 2, 4, 5 से भाग होगा नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से 7 चौके 28, उसके बाद 8 से 9 से 10, 11, 12, उसके बाद 14 से होगा और फिर 28 से। ये आ गया हमारे पास। अब दोनों में सार्व गुणनखंड क्या हमारे पास? सार्व का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन क्या हमारे पास? तो सार्व गुणनखंड क्या है इन दोनों के? 1, 2, 4 इसमें भी है, इसमें भी, बस यही है। तो यानी कि 1, 2 और 4। अब मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके पहले तो सार्व गुणनखंड निकालने, उसके बाद जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है, यानी कि सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या है यहाँ पे? 4। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। या फिर अगर वैसे बताए तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर को, या फिर जितने भी नंबर हमें दिए हुए हैं, तो उनको अगर विभाजित कर दे पूरी तरह से तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक। आप ऐसे भी ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्या कि अगर 4 से विभाजित करें तो 4 छिका 24, 4 सत्ते 28। क्या 4 से बड़ी कोई संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी? तो आप कहोगे नहीं है सर। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, या फिर इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास महत्तम समापवर्तक। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न 1 है हमारे पास। निम्न संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग है 18 और 48। अब देखो 18 और 48 है तो हमें सबसे बड़ी वो संख्या बतानी है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो या तो हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, उसके बाद 4 से विभाजित होगी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 और 9 और 18। ये आ गए इसके गुणनखंड। 48 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3 से भी हो जाएगी, उसके बाद 4 से भी विभाजित है, 6 अठे 48, उसके बाद 7 से नहीं होगी, 8 छिक 48, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11, 12 चौक 48, तो 12 तक आएगा, उसके बाद 24 और उसके बाद 48। आपको गुणनखंड निकालने तो आने चाहिए। पहले की जो वीडियोस है वो गुणनखंड पे ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। अब देखो इनमें से सार्व गुणनखंड क्या है दोनों का? जो सार्व गुणनखंड है दोनों के लिए वो क्या हमारे पास? 1, इसमें भी 2, 3 और उसके बाद 6, उसके बाद 9 इसमें नहीं है, 18 भी नहीं है। तो यानी कि 1, 2, 3 और 6 क्या है इसके? सार्व गुणनखंड। और हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो सबसे बड़ा गुणनखंड जो सार्व हो दोनों में, यानी कि इसका महत्तम, इसको ऐसे लिखते हैं महत्तम समापवर्तक और 2 बिंदु ऐसे लगाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों के लिए 6। अब नेक्स्ट बी भाग 30 और 42। तो देखो इसके गुणनखंड करते हैं। 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 4 से होगा नहीं, 5 गुना 6 और फिर 6 गुना 5 आएगा। तो यानी कि इसके गुणनखंड आ गए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अब अगर गुणनखंड निकाले 42 के तो 1 गुना 42,
2 गुना 21, 3 गुना, देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 तिये 42, 4 से विभाजित होगा नहीं, फिर 5 से भी नहीं, फिर 6 से 42 और 7 से 42। अब दोनों में सार गुणनखंड क्या है दोनों के, देखो एक इसमें भी, तो यानी कि एक तो एक आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 6 इसमें भी है, उसके बाद 7 इसमें नहीं है, 14 नहीं है, 21 भी नहीं है, 42 भी नहीं। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है इन दोनों में, 6, इसमें भी और इसमें भी। तो यानी कि इसका महत्तम समाप्रत्यय कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6। और आप भाग करके भी देख सकते हो, सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी वही होगा महत्तम समापवर्तक। तो 6 पंजे 30, 6 सते 42। क्या इससे बड़ी कोई संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे? तो आप कहोगे नहीं है सर। उसके बाद है नेक्स्ट सी भाग, 18, 60। अब देखो 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 4 से विभाजित होगी नहीं, 6 गुना 3, यानी कि ये तो कट जाएगा, तो ये गुणनखंड आ गए। अगर बात करें 60 की, तो 1 गुना 60, 2 गुना 30, 3 गुना 20, 4 गुना 15, 5 गुना 12, क्योंकि 12 पंजे 60। उसके बाद 6 दाया 60, 7 से 8 से 9 से नहीं होगा, 10 गुना 6, यानी ये कट जाएगा, क्योंकि जब रिपीट कर जाए तो उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गुणनखंड देख लो आप, इन दोनों में क्या समान है या फिर सार्व है। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी 6 है। उसके बाद 9, 18 नहीं है, तो यानी कि सबसे बड़ा 6 इन दोनों में। तो सार्व गुणनखंड तो आ जाएंगे ये 1, 2, 3, 6, और महत्तम समाप्रत्यय क्या आ जाएगा जो हमें निकालना है, तो महत्तम समापवर्तक आ गया इसका 6। आप भाग करके देख सकते हो 6 × 18, 6 दाया 60। उससे बड़ी अगर आप कोई संख्या लोगे तो वो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाएगी। अब नेक्स्ट डी भाग, डी भाग है 27 और 63। देखो यहां से तो आप देख के बता सकते हो इसको कि 9 × 27 और 9 × 63। अगर हम इनके गुणनखंड करें, देखो अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं आपको, 9 × 27, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 3, और इसको लिख सकते हैं 9 × 63, 3 गुना 3। वैसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब देखो 1 3 1 3 1 3 1 3, यानी कि दोनों में क्या है 2 3 बराबर कॉमन है, यानी कि सार्व है 2 3। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 3 गुना 3, यानी कि 9। इसको भी कर सकते थे हम ऐसे, कैसे, देखो 18 और 60। 18 क्या लिख सकते थे, 6 × 18 और 6 दाया 60। अब 6 को 2 गुना 3, और यहां से इस 6 को 2 गुना 3, 3 गुना 2 लिख लो, तो 2 गुना 3, और यहाँ पे 5 गुना 2। अब देखो इसमें 2 1 1 2 इसमें 1 2 इसमें, यहाँ पे 2 आ गया, 1 3 इसमें 1 3 इसमें 3 आ गया। उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे 2 गुना 3 जो हो जाता हमारे पास 6। इस तरह से भी हम इनको कर सकते हैं। अब जैसे हमें दिया हुआ है ई भाग 36 और 84। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो देखो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौके 36, 4 से। अगर इसको 4 से करें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब यहां पे आप देख भी सकते हो क्या कि यहां से देखो 1 3 आएगा, और यहां से भी 1 3 आएगा, और 1 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो 4 गुना 3, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 12। आप भाग करके भी देख सकते हो, 12 × 36 और 12 × 5 = 7, 12 × 72, 12 × 7 = 84। तो हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके इसको आप फर्दर 2 गुना 2 लिख सकते थे, यहाँ पे भी 2 गुना 2 और फिर कर लेते, तो भी क्या आता, सेम महत्तम समापवर्तक कितना आता, 12। अब नेक्स्ट एफ भाग, तो एफ भाग है 34 और 102। देखो अगर मैं इसको 2 से विभाजित करूं तो ये कितना आएगा, 51, और 51 को क्या लिख सकता हूं, 17 × 51। ये तो आपको आता ही होगा। ये आपको दिख रहा है कि इकाई अंक क्या है, 2, तो यानी कि हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 2 से विभाजित किया
तो ये क्या है 2 गुना 51, 51 को लिख सकते हैं 17 गुना 3। 34 को क्या लिख सकते हैं 17 दूनी 34। दोनों में सार क्या है यानी कि कॉमन क्या है दोनों में, तो एक 17 इसमें एक 17 इसमें, एक 2 इसमें एक 2 इसमें, तो यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना आ गया इसका 17 × 2 यानी कि 34। और देख भी सकते हैं आप 17 34 एकम 34 और 34 तिया कितना होता है 102, तो यानी कि महत्तम समापवर्तक आ गया 34। और अगर बात करें हम इसके गुणनखंड की, सार गुणनखंड क्या होंगे, तो वो आप उस मेथड से ही निकालोगे। कैसे? 34 को लिख सकते हैं 1 गुना 34, 2 गुना 17 और फिर 17 गुना 2 आएगा, यानी कि 1 2 17 और 34 ये आएंगे। यहाँ पे हम 1 और 34 को नहीं लेते, किसमें? ये अगर हम गुणनखंड करते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, तो वहां पे हम 1 और जो नंबर अगर भाज्य हो तो उसको नहीं लेते हैं भाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ पे इसका देखो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 34। अब जी भाग 70, 105, 175। देखो यहां पे 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70। अगर 105 को करेंगे 2 से तो चलेगा नहीं, ये 3 से चल रहा है, 3 3 तिया 9, 3 पंजे 15। और अगर इसको 5 से करेंगे तो 5 तिये 15, 2 पंजू पंजू 25। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि तीनों में सार क्या है हमारे पास, 35 इसमें भी, 35 इसमें भी, 35 इसमें भी, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 35, क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें इसमें नहीं है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है इसका 35। अब नेक्स्ट एच भाग। एच भाग है 91, 112, 49। देखो 91 आपको पता होगा 13 से चला जाता है हमारे पास 7 पे, 13 से 91। उसके बाद 112 को अगर हम 4 से चलाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 अंक है वो 12 है, यानी कि वो 4 से विभाजित है, तो मैं 4 पे चला रहा हूं इसको। 4 दूनी 8, 3 4 8 32। और 49 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 7। अब 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 4। यहां से आप खुद देख सकते हो एक साथ इसमें है, एक साथ इसमें है और एक साथ इसमें है, तो महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 13 है, इसमें 13 नहीं है और इसमें भी 13 नहीं है, यानी कि केवल 7 ही क्या इन तीनों में सार्व है, तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 7। अब H के बाद हमारे पास I भाग 18, 54, 81। देखो 18 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुना 9, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। 54 क्या होगा, अगर हम देखो 5 और 4 9, 9 से चला जाएगा, 9 छिक्की 54, 9 आ गया 3 गुना 3, 6 आ गया 2 गुना 3। 81 क्या होगा 9 × 9, 9 आ गया 2 गुना 3, सॉरी 3 गुना 3, और यहाँ पे 9 आ गया 3 गुना 3। अब आप खुद बताओ, यहाँ पे 1 2 है हमारे पास, यहाँ पे भी 1 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 81 के लिए हमारे पास 2 नहीं है, तो हम 2 को तो नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद 1 3, 1 3 और 1 3, उसके बाद एक और 3, एक और 3 और एक और 3। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 खत्म हो गए, तो हम एट मैक्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 3 गुना 3 जो है हमारे पास 9। और आप देख भी सकते हो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करेगी वो क्या आई 9, तो 9 दूनी 18, 9 छिकी 54, न्याम न्याम 81। क्या आप इससे कोई बड़ी संख्या बता सकते हो 9 से बड़ी जो 18, 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर दे? तो आप कहोगे नहीं सर हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया 9। तो इस तरह से हम इनको आसानी से कंपेयर करके देख सकते हैं। अब लास्ट भाग है जे भाग। तो जे भाग हमारे पास 12, 45, 75। देखो 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 और 4 को 2 गुना 2। आप किसी से भी करके देख लो, 6 से करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना 2, 6 को फिर 3 गुना 2, तो 2 2 2 कितनी बार है 2 बार और 1 बार 3। कैसे भी चाहो वैसे भी आप इसके गुणनखंड कर सकते हो, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड द्वारा।
अब 45 को 5 से करेंगे तो 5 × 45 और 9 3 × 3 75 आपको पता है 5 से विभाजित हो जाता है, 15 पंजे 75, 3 पंजे 15। अब आप खुद देखो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। 2 तो हम ले नहीं सकते। अब 3 देखते हैं, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया इसका 3 गुना। अब क्या और कुछ सार्व है इन दो तीनों में, तो यहाँ पे 1 2 बच गया, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है तो हम 5 को नहीं ले सकते। तो यहाँ पे केवल हम क्या लिख सकते हैं 3। तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 12, 45 और 75 का 3। आप देख भी सकते हो 3 से अगर आप विभाजित करोगे तो 12 भी विभाजित हो जाएगा, 45 भी और 75 भी, और 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे एक साथ। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न 2 है हमारे पास, निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं। पहला भाग है हमारे पास, अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? आप खुद सोच के देखो एक बार। कोई भी आप 2 संख्याएं ले लो, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 10, 11, 12, 13, 25, 26, कुछ भी लो आप, तो उनमें से क्या सबसे बड़ी संख्या होगी जो उन दोनों को भाग कर देगी? तो उसका उत्तर क्या होगा हमारे पास? वो होगी 1 यानी कि 1। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास की संख्या है 4 और 5। 5 तो एक अभाज्य है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 5 को 5 × 1। यहाँ पे आप 1 भी लगा सकते हो, लेकिन इनमें में जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप जब भी किसी की गुना 1 से करोगे तो वो 1 ही आएगा, यानी कि 1 नहीं आएगा, वो संख्या खुद आएगी। मान लेते हैं 55 की गुना 1 से करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 आया तो हमने 3 की गुना, यहाँ पे इनका एक जो गुणनखंड है वो 1 भी होगा हमारे पास, लेकिन अगर हम इनकी गुना 1 से करेंगे 3 की गुना तो 3 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम उनको लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है, इनमें 1 आएगा 4 और 5 में। आप कोई सी भी 2 लगातार संख्या लो तो उनमें जो सार्व गुणनखंड है वो हमेशा 1 आएगा, तो उसका महत्तम समापवर्तक भी क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 2 क्रमागत सम संख्याएं। बी भाग हमारे पास, अगर 2 क्रमागत सम संख्याएं हो तो देखते हैं 2 क्रमागत सम संख्याओं के लिए। तो देखो, मान लेते हैं कोई भी संख्या मान लो आप, 2 4, 4 6, 6 8, 8 10, 10 12, कोई सी भी 2 संख्याएं ले लो, तो यहां पे हमेशा इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित होंगी? 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो यानी कि इनका महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 होगा। अगर आप लो 100 और 102, अब देखो 100 को लिख सकते हैं 50 × 2, इसको लिख सकते हैं 51 × 2। अब यहां से 25 × 2, 25 5 × 5, और यहाँ पे 17 × 3। अब आप खुद देख सकते हो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 17, यहाँ पे नहीं, तो ये भी कट जाएगा। तो यानी कि दोनों में हमेशा 2 आएगा सार्व गुणनखंड भी, और 1 भी आ सकता है सार्व गुणनखंड, तो लेकिन जो महत्तम समापवर्तक है वो हमेशा क्या होगा? 2 क्रमागत सम संख्याओं का 2 होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। अब 2 क्रमागत हमारे पास विषम संख्याएं हैं, तो आप उदाहरण ले लो 1 और 3, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11। आप खुद बताओ कि इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कौन सी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को विभाजित कर देगी? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, महत्तम समापवर्तक होगा हमारे पास 1। जैसे यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं का 1 आया था, वैसे ही 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इसको अगर उदाहरण ले तो इनमें सार्व
गुणनखंड क्या आएगा, 1 आएगा, और जो महत्तम समापवर्तक है वो भी क्या आएगा, 1। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया कि 4 को हमने लिख दिया 2 गुना 2 और 15 को लिख दिया 3 गुना 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही महत्तम समापवर्तक क्या है? तो देखो क्या प्रश्न दिया हुआ हमें कि हमें दो संख्याएं दी हुई है 4 और 15, और फिर हम इनके अभाज्य गुणनखंडन कर दिए कि देखो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और कह दिया कि इन दोनों में कुछ भी सार्व नहीं है, तो इसीलिए जो इनका महत्तम समापवर्तक है वो 0 है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि क्या यह बात सही है? अगर नहीं तो स्पष्ट कीजिए। तो यानी कि उदाहरण देके बताइए। देखो अब क्या इनका महत्तम समापवर्तक 0 है? तो किन्हीं भी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कभी भी 0 नहीं हो सकता। पहली बात क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक अभी हमने विषम के लिए निकाला, इनमें भी तो कुछ भी सार्व नहीं था, लेकिन फिर भी इनका महत्तम समापवर्तक क्या आया? 1। तो पहली बात इन दोनों का महत्तम समापवर्तक आएगा 1। और दूसरी बात ऐसा क्यों है? तो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2, 1 गुना 4, 2 गुना 2, तो यानी कि 4 के गुणनखंड आ गए 1 2 4, और 15 के आ गए 1 3 और 5 और 15। अब इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या हमारे पास? तो इन दोनों में सार्व गुणनखंड हमारे पास 1। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो सार्व गुणनखंड है उनमें सबसे बड़ा। जब एक ही सार्व गुणनखंड है तो सबसे बड़ा और छोटा देखने की जरूरत नहीं, वही क्या होगा? उसका महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।